आप सभी का स्वागत है। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिपेक्ष में, और इसमें हम लोग राजनीति विज्ञान के विषय को पढ़ रहे थे। इसमें आज हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें कह सकते हैं जिसमें रखा गया है भैया राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, इस प्रकार से ये बिंदु रखे गए हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं भैया राजनीति अर्थात राजनीति किसे कहेंगे। तो जैसा कि बताया गया है कि प्रोफेसर जैक्स की भाषा लिखी हुई है कि राजनीति अध्ययन का वह विषय है जो राज्य और सरकार का अध्ययन करती है। सामान्य रूप से इसकी परिभाषा सबसे सटीक मानी गई है। और इसमें एक बात हम यहाँ पर यह भी रख सकते हैं कि वर्तमान काल में मनुष्य की राजनीतिक क्रियाकलापों और संस्थाओं से संबंधित विषय को हम राजनीति विज्ञान विषय कह सकते हैं, तथापि विगत में इसे राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन आदि कई नाम इसके दिए जा चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे लिए इन विविध नामों का तात्पर्य है और इसका पारस्परिक अंतर समझना ही उपयोगी होगा। आगे देखते हैं कि इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन करने वाले प्रथम विद्वान जो थे वो अरस्तु थे। अरस्तु ने इसे राजनीति नाम दिया है। अरस्तु के बाद जेलिनेक, सिजिविक, हाल्डन, डार्फ आदि लेखकों के द्वारा भी इसे राजनीति विज्ञान कह दिया गया है। देखिए, सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो राजनीति राज्य व उनके नागरिक व उनके कानून से संबंधित एक अध्ययन है, उसे ही हम राजनीतिक अध्ययन कह सकते हैं। और जब राजनीतिक अध्ययन का विषय बहुत बड़े पैमाने पर कर दिया जाता है, अर्थात राज्य के अंतर्गत जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों का चुनाव किस प्रकार से होगा, निर्वाचन किस प्रकार से होगा, फिर जो कह सकते हैं कि राज्य के प्रमुख प्रशासक हैं, जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से होगा, उनके कार्यों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, उनके कार्यों की जाँच किस प्रकार से होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब राजनीति का अध्ययन एक बड़े पैमाने पर किया था और उसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो जाता, तो उसे हम लोग राजनीति विज्ञान विषय कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आधुनिक परिभाषा राजनीति विज्ञान की। तो आधुनिक परिभाषा में प्रोफेसर रॉबर्ट का नाम आ जाता है। इन्होंने कहा है कि जो राजनीति मानव समुदायों पर शासन करने की कला और व्यवहार है, ये आधुनिक परिभाषा आती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत इसमें प्रोफेसर कह सकते हैं, इसमें हार्वर्ड जे स्पेरो की परिभाषा आ जाती है। उन्होंने कहा कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन लेखकों ने राजनीति के किसी एक ऐसे विशिष्ट पक्ष को लेकर उसके परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में राजनीति को समझाने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई इन परिभाषाओं में से कुछ ऐसे तत्व ढूंढने होंगे जिनसे राजनीति को पहचाना जा सके। इन्हें राजनीति के आवश्यक तत्व भी कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राजनीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली विशेषता ये बताई गई है कि राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया। सबसे प्रमुख बिंदु इसमें क्या बताया गया है कि राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया है। इसके साथ जैसे मिलर ने स्वयं कहा है कि राजनीति मनुष्य की सामाजिकता के साथ जुड़ी हुई है, मौलिक मानवीय प्रक्रिया है। मानव समाज में रहता है और जहाँ पर आपसी सहयोग और विभिन्न स्थितियों के साथ संघर्ष और विवाद भी स्वाभाविक है। ऐसे में विवादों का शमन करते हुए सुव्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न चलता रहता है। समाज में यह क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है और यही राजनीति के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। राजनीति एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है, यह भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक राजनीति में राज्य सरकार और उसके विभिन्न अंगों का ही अध्ययन होता रहा, परंतु अब राजनीति का क्षेत्र बहुत सर्वव्यापक हो गया है। अब यह राज्य सरकार की सीमाओं से बंधी हुई नहीं है। आज राजनीति को स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वत्र देखा जा सकता है। ऐसे आदिम समाज में जहाँ अभी भी घुमंतु जीवन बिताया जाता है, वहाँ भी तथा दूसरी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगठनों, शराबगृहों, श्रमिक संघों, मंदिरों, गिरजाघरों में भी राजनीति देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताया गया है कि सक्रियता राजनीति का प्राण है, अर्थात राजनीति निष्क्रिय क्रिया नहीं है, इसके नितांत विपरीत सक्रियता राजनीति का प्राण है। चूंकि राजनीति में निरंतर संघर्ष की स्थिति चलती रहती है, अतः संघर्ष के समाधान व्यवस्था की समाधान में भाग लेने वालों को सदैव सक्रिय बने रहना पड़ता है। आगे देखते हैं भैया। आगे बताया गया है कि राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया है। इसकी बात करें, राजनीति क्रिया में कोई स्थायित्व नहीं होता है। इसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील है और गतिशीलता उसका एक आवश्यक तत्व है। गतिशीलता के इस तत्व के कारण ही जहाँ विभिन्न देशों की राजनीति अलग अलग है, वहाँ एक ही देश में विभिन्न क्षेत्रों और समूहों की राजनीति अलग अलग देखी जा सकती है। अगला बिंदु इसमें यह बताया गया है जी। अगला बताया गया है कि राजनीति की जड़ संघर्ष में है। राजनीति के लिए किसी न किसी रूप में संघर्ष की स्थिति नितांत आवश्यक है। संघर्ष राजनीति रूपी पौधे के लिए बीज की स्थिति रखता है। जहाँ संघर्ष है वहाँ राजनीति होगी, जैसा बीज वैसा ही पौधा होगा। ठीक इसी प्रकार संघर्ष की प्रकृति पर राजनीति की प्रकृति निर्भर करती है। आगे देखते हैं अगली जो विशेषता इसमें बताई गई है वो इस प्रकार से कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। यह बात बताई गई। राजनीति का केंद्र तत्व है शक्ति प्राप्ति की लालसा। आज सभी मनुष्य समूह, समुदाय, राजनेता, राजनीतिक दल और यहाँ तक कि सभी देश शक्ति प्राप्ति की होड़ में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं भैया। अगली जो इसकी विशेषता बताई गई है कि राजनीति संभावना की कला है। इसमें एक और बिंदु ये बताया गया है कि रॉबर्ट राजनीति को संभावना की कला मानते हैं। बिस्मार्क भी इसे संभावना की कला मानता है और इसमें संघर्षरत विभिन्न लोगों, समूह, समुदायों में संघर्ष समाधान की संभावना का पता लगाया जाता है। संघर्ष के समाधान की यह प्रक्रिया तभी संभव हो पाती है जब विभिन्न पक्ष समझौते के लिए सहमत होते हैं। समझौते की प्रक्रिया में सभी पक्षों को झुकना होता है। निर्बल पक्ष को तो झुकना ही होता है। सबल पक्ष के लिए भी जरूरी होता है कि वह सद्भावना का परिचय दे और दूसरे पक्ष को रियायत दे। अब हम देखते हैं भैया
राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर। अभी आपको बता दिया गया था कि राजनीति क्या है, कि जहाँ पर राज्य, उनके नागरिक और उनके समस्त संस्थाओं का अध्ययन करें तो उसे हम राजनीति कहते हैं। और जब राजनीति का अध्ययन एक बड़े पैमाने पर किया था, उसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो जाता है, उसमें नवाचार आ जाता है, तो उसे हम राजनीति विज्ञान कहने लगते हैं। तो अंतर अगर देखते हैं, सबसे पहला अंतर क्या बताया गया है कि क्षेत्र या व्यापकता का अंतर। देखिए, राजनीति और राजनीति विज्ञान के बीच व्यापकता का अंतर भी है। आज इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है, लेकिन एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान जैसी ही व्यापकता की स्थिति प्राप्त कर ले, वह अपने लिए राजनीति की व्यापकता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। गली मोहल्ले की राजनीति, क्लबों की राजनीति, किसी राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अंतःपुर की राजनीति के रूप में कुछ सदैव हुए ऐसे बने रहेंगे राजनीति विज्ञान जिनकी योजना नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, अगला बिंदु बताया गया है इसमें उद्देश्यों का अंतर। दोनों में उद्देश्य का अंतर, राजनीति और राजनीति विज्ञान में उद्देश्य का भी अंतर है। राजनीति का उद्देश्य है अपने लिए शक्ति और सत्ता की प्राप्ति करना, और राजनीति के पात्र सत्ता संघर्ष में विजयी होने के लिए अनवरत प्रयास करते रहते हैं। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य होता है राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य होता है ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना जिनके आधार पर व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को निर्धारित और निरूपित किया जा सके। आगे देखते हैं, अगला बिंदु बताया गया है कि स्पष्टता और निश्चितता के प्रसंग में अंतर। अर्थात राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार जैसी राजनीतिक संस्थाओं और व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का एक विधिवत अध्ययन है। स्वाभाविक रूप से इस अध्ययन में एक स्पष्टता और निश्चितता की स्थिति होती है, लेकिन राजनीति तो एक विशेष क्षेत्र के राजनीतिक कार्य व्यवहार का सामूहिक नाम है, और अनेकानेक मानवीय क्रियाओं के समूह में स्पष्टता और निश्चितता की स्थिति नितांत स्वाभाविक है। अगला भैया, इनमें क्या अंतर हो सकता है, वो इस प्रकार से बताया गया है कि राजनीति एक मानवीय क्रिया है, राजनीति विज्ञान इन क्रियाओं के अध्ययन का अनुशासन या विषय है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वह सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की भांति राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेता है। राजनीति व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार और गतिविधियों का एक सामूहिक नाम है। इस प्रकार यह एक अनवरत मानवीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शक्ति हितों के संघर्ष के लिए होता है। इस प्रकार राजनीति समाज की व्यवहारिक क्रियाओं में से एक हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं। अगला बिंदु बताया गया है राजनीतिक सिद्धांत के विषय में। चलिए देखते हैं अब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि राजनीति का व्यवस्थित एवं प्रामाणिक अध्ययन ही सिद्धांत कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य अगर देखा जाए तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब हम अपने नियम को अनुशासनबद्ध रूप से प्रकट करते हैं, या कह सकते हैं क्रमबद्ध रूप से प्रकट करते हैं, तब उसे हम सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी विषय को स्वतंत्र अनुशासनात्मक स्तर पर दिए जाने के लिए सिद्धांत एक पूर्व अपेक्षा या शर्त है, अर्थात उसमें हम नियम में बंध जाते हैं, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना पड़ेगा। केवल वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग मात्र से ही अथवा तथ्यों के विषय में पर्यवेक्षण वर्णन भविष्य कथन से ही कोई विषय शैक्षणिक अनुशासन नहीं बन जाता। उसके पास अपना सुविकसित सिद्धांत होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन लाने की दिशा में पुरजोर संघर्षरत हैं, इसलिए उनका अध्ययन आवश्यक है। इसके साथ अगर देखें तो जो व्यवहारवादी हैं डेविड स्टर्न, उन्होंने राजनीति शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और महत्व विशेष बल दिया है। स्टर्न को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकताओं और राजनीतिक शास्त्रियों को आकर्षित किया। स्टर्न के अनुसार सिद्धांत का निर्माण राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान बनाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। इसके अभाव में राजनीति शास्त्र व्यक्तित्व विहीन है। डेविड स्टर्न के शब्दों में जैसे उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं यह तर्क प्रस्तुत करूंगा कि सिद्धांत के कार्य, भाग या भूमिका और इसकी संभावना की सचेत जानकारी के बिना राजनीतिक अनुसंधान खंडित है और विजातीय होगा, अपने राजनीतिक विज्ञान अभियान को वचन को पूर्ण करने में असमर्थ होगा। देखिए, स्पष्ट रूप से हमें कह सकते हैं कि जब किसी भी विषय को हम क्रमबद्ध रूप से कह सकते हैं कि एक नियमों के अनुसार उसे बांध लेते हैं, तो उसे हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। एक बंधा हुआ शास्त्र होता है जी। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। सबसे पहला इसमें महत्व क्या बताया गया है, वो इस प्रकार से है कि राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करना भी आपको बताया गया। तो इसमें होता क्या है कि राजनीति विज्ञान के विद्वानों का अरस्तु के समय से ही यह पता रहा है कि राजनीति व्यवहार से संबंधित विज्ञान को विज्ञान का रूप दिया जाए। राजनीति विज्ञान को श्रेणी में लाने के का जो प्रयत्न है वह मूल उद्देश्य ही निरंतरताओं की तथा सामान्यकरण की तलाश कर सुनिश्चित या संभावित व्यवहारों का संकेत देना है। जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थितता का इतना समावेश हो जाए कि प्रामाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उन सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हों और सामान्य भविष्यवाणियां की जा सकें, तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे भैया राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें यह बताया गया है कि राजनीति शास्त्रियों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें, जिससे राजनीति के विशेषज्ञ के नाते हुए जनसाधारण अभिजनों और राजनीतिज्ञों के लिए राजनीतिक विज्ञान के निष्पक्ष व निडर मार्गदर्शन रहे। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा महत्व एवं उपयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या बताया गया है, स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना, यह भी एक महत्वपूर्ण है।
जी, राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत अपरिहार्य है। इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्ण कथनीयता एवं वैज्ञानिकता लाना तथा अन्य सोच संभावनाएं निर्भर हैं। आगे देखते हैं भैया, अगला बताया गया है, इसमें अगली जो विशेषता बताई गई है कि सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। जी, डेविड स्टर्न ने का अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है। वह एक दिक् सूचक अर्थात एक दिशा सूचक करने की तरह निर्देश का कार्य करता है। जी, आगे देखते हैं, शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करना। इसके साथ साथ अगला जो इसमें बिंदु ये बताया गया है कि जी ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बताया गया है राजनीतिक दर्शन। तो दर्शन की अगर बात करें भैया, जो बिंदु है उस बिंदु पर गहन चिंतन करना, मनन करना, उसमें खोजबीन करना ही दर्शन है या फिलॉसफी है। परिभाषा जैसे बताई गई है कि भैया राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से और यह राजनीतिक विचारधारा के बारे में खोज करता है। जैसा कि हेलेवल ने कहा है कि दर्शन का उद्देश्य हमारे ज्ञान को मात्र बढ़ाना ही नहीं बल्कि उसके लिए गहन करना है। तो ये बात बताई गई राजनीतिक दर्शन के विषय में। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दर्शन है इसके बारे में ये कहा जाता है, जैसे अधिकतर विद्वान हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, जॉन लॉक हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए आदि, जो ये कह सकते हैं राजनीतिक विचारक थे, सब दार्शनिक थे, सब दर्शन थे, एक बिंदु पर ये सोचने का काम करते थे, उस पर खोज का कार्य करते थे। इसके साथ साथ जो दार्शनिक हैं उन्होंने जो कुछ भी लिखा उनके पीछे व्यवहारिक उद्देश्य थे। उन्होंने या तो उस काल की राजनीतिक संस्थाओं को समर्थन देने के लिए अथवा उनकी आलोचना विरोध करने के लिए लिखा ताकि स्पष्ट हो सके कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन अपेक्षित है। आगे देखते हैं भैया, अगला बिंदु इसमें ये बताया गया है, आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन है उसके विषय में हम ये कह सकते हैं। अगला जो बिंदु इसमें ये बताया गया है जी राजनीतिक दर्शन के विषय में कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से और राजनीतिक विचारधारा के विकास के बारे में खोज करता है। दर्शन का आधार विज्ञान न होकर कल्पना व तर्क होता है। राज्य से संबंधित विषयों का आधार भी कल्पना व तर्क होता है। राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राज्य की प्रकृति कैसी है, इसके उद्देश्य क्या है, इन पर सोच विचार करना ही राजनीतिक दर्शन है। इसके साथ साथ जो विचारक राज्य संबंधी अध्ययन को राजनीतिक दर्शन का नाम देना चाहते हैं, उनका कहना है कि हमारे विषय के अध्ययन की प्रकृति वस्तुतः सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक है, जिससे हम राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और उनके वास्तविक क्रियाकलापों का नहीं। आगे हम देखते हैं भैया कि जो राजनीतिक दर्शन है और राजनीतिक सिद्धांत, इनमें अंतर क्या है। तो अंतर इसमें यह बताया गया है, वैसे तो हमें कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह से व्यक्तियों को परंपरावादियों और राजनीतिकवादियों में विभाजित किया सकता है, उसी प्रकार से हम अंतर देखेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के जो अध्ययन या जो उद्देश्य का मूल आधार उसमें विशेष अंतर है। जैसे शेल्डन बुलिन ने कहा है कि राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं के समग्र रूप को इस प्रकार निर्धारित करना है ताकि उन्हें ऐसी सद आदर्श व्यवस्था के अनुकूल प्रस्तुत किया सके जो वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था से परे हो। इस प्रकार आदर्श की स्थापना राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य है। इस तरह से राजनीतिक दर्शन क्या है इससे उतना संबंध नहीं रखता है जितना संबंध वह क्या होना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या इसमें बताया गया है, दूसरा बिंदु ये बताया गया है कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य परकता का भी अंतर है। राजनीतिक दर्शन न केवल मूल्य प्रधान है वरन उनके मूल्य सब कुछ हैं। यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद के वर्तमान चरण में यह कहना तो उचित नहीं होगा कि राजनीतिक सिद्धांत मूल्य उपयुक्त अध्ययन है, तथापि यह अवश्य कहना होगा कि उनके मूल्य की तुलना में तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में इस दृष्टि से मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। तीसरा ये बताया गया है कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के बीच एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उनकी जो पद्धति है वो अलग अलग है। राजनीतिक दर्शन की पद्धति निगमनात्मक और दार्शनिक है, जबकि राजनीतिक दार्शनिक का अपना अध्ययन कल्पनात्मक चिंतन और मनन के आधार पर ही है। तो आज हम लोगों ने देखा भैया राजनीति विज्ञान टीजीटी विषय में, जो इसका मेन टॉपिक है राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति और राजनीतिक दर्शन। मैं ऐसा करता हूं कि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए और उसे आप आसानी से सही कर सकें। भैया अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य कर दिया करें, इसे शेयर अवश्य कर दिया करें। तो इससे होता क्या है कि हम प्रोत्साहन वर्धन होते हैं और अपने वीडियो के प्रति और अधिक मेहनत करते हैं। धन्यवाद।